स्टूडेंट आज जो है, जो बच्चे लोग बोल रहे थे पदांश और गद्यांश में बड़ी मोटी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पदांश और गद्यांश में कुछ करना है ये नहीं है। यहाँ कहाँ है, यहाँ 10 स्टेप आप देखें ना। और जो इस बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो जो गारंटी पिछला बार भी चैलेंज दिए थे तो वही पूछा गया था। बस 5 याद कर लीजिए ना, 5 में से तो रहेगा ही रहेगा, ये गारंटी देखा जाएगा। लेकिन इसमें करना यह है कि आप सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे। यहाँ जो है, यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे करना है। इसको बस क्लियर, बस 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे लाइन पे रहेंगे और देखेंगे कैसे हम बता रहे हैं। बस 2 मिनट आप रहेंगे। इसके बाद अब रही बात की, यहाँ देख रहा है निम्नांकित पंक्तियों का भावार्थ लिखें। तो यहाँ भावार्थ लिखें या सप्रसंग व्याख्या करें, 2 आ जाता है ना। सप्रसंग व्याख्या करें तो यहाँ पे क्या है, भारत माता ग्रामवासिनी। देखिए तो भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा ऐला सा आंचल। ये जो है एकदम बीएम है। ये तो बार बार पूछा जा रहा है, कितना बार पूछा गया है ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसमें अगर ये पूछ दिया कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो आपको जो है बस इतना जो देख रहे हैं ना, इतना, उधर कुछ लिखना नहीं है, बस इतना इतना को ध्यान में रखना है ना। यहाँ क्या क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से ये कवि कहते हैं कि भारत माता का गांव में निवास करती है। चूंकि भारत माता ग्रामवासिनी, यहाँ देख रहे हैं धूल से भरी हुई उसका, यहाँ देख रहे हैं ना, धूल से भरी हुई उसका मैला सा आंचल खेतों में फैला है। यहाँ पे ये हो जाता है खेतों में फैला है श्यामल। यहाँ इस लिखे हुए पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देखेंगे कि खेतों में फैला है श्यामल। खेत जो है लहलहा रहे हैं, खेतों में क्या है कि श्यामल यानी फसलें लहलहा रही है, लेकिन फिर भी धूल से भरा हुआ आंचल है भारत माता का। इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इतना ध्यान रखने के बाद आप ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, ऊपर में इसको आप छोड़िए, बस इतना देखिए कि भारत माता गांव में निवास करती है और खेतों में श्यामल फैला हुआ है, पूरी तरह से फसलें लहलहा रही है, फिर भी धूल से भरा हुआ आंचल है। अब आपको करना क्या है, बस ये देख लीजिए, इसको बस यही ट्रिक है, इसको बस क्लियर कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत, अब यहाँ पर लिखना है गद्यांश। अब गद्यांश हो या पदांश हो, आपको ये देखना है कि कविता का अंश है या कहानी का अंश है। यदि यह कविता का अंश है तो यहाँ पर पदांश लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पदांश लिख देंगे, ठीक है ना। अगर ये कहानी का होगा तो गद्यांश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें हैं कि ये जो है ये कविता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, पदांश, है ना। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के, अब देखिए यहाँ पे शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक कौन सा है ये देखना है। तो शीर्षक आप देखेंगे भारत माता ग्रामवासिनी है, तो यहाँ लिख देंगे भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। एक ट्रिक हम अभी बताने जा रहे हैं, इसको पहले देखेंगे तो अंत तक आप देखते रहेंगे, इसको ध्यान से। भारत माता ग्रामवासिनी, इस ट्रिक को देखेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ शीर्षक का नाम लिखना है, बस यहाँ गद्यांश और पदांश सब में जितना हो, जितना पूछेगा सब में वही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश या पदांश। अब आपको पता करना है कि ये कविता का है या कहानी का है। तो प्रस्तुत पदांश या गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से, ये बुक का नाम है। और यहाँ शीर्षक का नाम लिखना है। शीर्षक का नाम तो आपको देखना है, शीर्षक का नाम क्या है, तो भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक क्या है, यहाँ पे जो है सो या जिसमें पूछा गया हो, तो वो यहाँ पर लेखक या निबंधकार या जो हो, कवि का नाम यहाँ लिखना है। जिन्होंने उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि, अब क्या कहना चाहता है बस वही लिख देना है। ये आप देख रहे हैं, ये सब में लिखना है। जैसे आप देखें यहाँ पर, ये जो है इसमें भी आप वही लिख सकते हैं, है ना, इसमें भी वही लिख सकते हैं या इसमें भी वही लिख सकते हैं। चाहे जो पूछा जाए सब में आप इसी को लिख सकते हैं, हर चीज़ में, है ना। तो हम क्या कर दिए, पहले हम क्या कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि प्रस्तुत पदांश या गद्यांश। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के, अब किस शीर्षक का है, भारत माता का है, जनतंत्र का जन्म का है, या जो भी है, जो आप देख पा रहे हैं उसको बस लिखना है। शीर्षक पाठ से लिया गया है बस, और इसके लेखक जो है जो भी है यहाँ लिख देना है ना। यहाँ चेंजिंग करना है कि ये और ये शीर्षक का नाम और लेखक का नाम, ठीक है ना। बाद बाकी जो भी रहेगा सब वही का वही रहेगा। और आगे क्या करेंगे, आगे बस ये लिख देना है जैसे इसको बताएं, है ना। इसको लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि, ये भारत माता ग्रामवासिनी, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है क्या,
कि इसी के बारे में यहाँ पर जो हम पहले इसको लिखे हुए हैं इसको क्लियर कर लेंगे, और ये जो है यहाँ पर जो भी है ये इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ देखेंगे ऊपर में आपने बताया कि प्रस्तुत पंक्ति, तो यहाँ हो जाएगा प्रस्तुत, जो यहाँ से छोड़ देंगे, है ना, ये जो है यहाँ से छोड़ देंगे, और जो ऊपर में हम बताए हैं वो चीज़ यहाँ पे डालना है। जो आपको वही दिमाग में रखना है कि प्रस्तुत गद्यांश या पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, है ना, किस शीर्षक से, तो भारत माता ग्रामवासिनी, है ना, शीर्षक से लिया गया है, और जिसके लेखक या कवि या जो भी है वहाँ पर लिख देंगे सुमित्रानंदन पंत है। अब नीचे क्या लिखेंगे, इसका कुछ थोड़ा सा जो तात्पर्य होता है वही लिखना है। तो यहाँ पर भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गाँव में निवास करती है, और यहाँ लिख देंगे खेतों में फैला है श्यामल, यानी कि भारत का जो खेत है वो सभी हरे हरे और श्यामल यानी कि हरे हरे फसलें लहलहा रहे हैं, फिर भी धूल से भरा हुआ आंचल है ना, ये कर देंगे। यहाँ पर भारत की आत्मा गांव में निवास करती है जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं, इससे बहस नहीं है, बस इतना लिखेंगे, और ऊपर का जो है ये चीज़ आपको लिख देना है। हाँ, तो क्लियर हो गया। इसमें देखेंगे टोटल का टोटल यही रहेगा, कुछ है नहीं, बस 5 देखिए ना, इसमें से एक रहेगा ही रहेगा। यहाँ जो ही है प्रस्तुत पदांश या गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के। अब यहाँ पर शीर्षक का नाम लिखना है, इस पाठ से लिया गया है, और लेखक का नाम, बस इतना ही लिख देना है, और जिन्होंने उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है वही लिख देना है। तो यहाँ देखेंगे ये जो हम देखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि निम्नलिखित पंक्तियों का जो है मतलब क्या है, बस वो लिखना है। ऊपर वाला वो लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश या पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के आप किस शीर्षक से है, उस शीर्षक का नाम, और लेखक कहना चाहते हैं कि भारत माता गाँव में रहती है और खेतों में फैला है श्यामल, खेत जो है उसमें श्यामल फैला हुआ है, हरे हरे फसलें लहलहा रहे हैं, फिर भी भारत माता का जो है ये आंचल मैला है, क्योंकि उस समय क्या है कि भारत माता है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो इस चीज़ को आप बस नीचे लिखेंगे और ऊपर वाला वही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, और जो भी है अब इसको क्लियर करने के बाद एक और देखिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना बार पूछा जा चुका है, इसको देखेंगे, ये 2020 की बात है, इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा है, ये इसको देखेंगे, या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर के तजी डारो, इसको देखना है ना। और बस ये या लकुटी अरु कमरिया पे राजती हूँ पुर के तजी डारो, 8 सीधी 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटिक रौ कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। तो ये देखेंगे, ये रसखान का लिखा हुआ, ये देखेंगे इसका मतलब जो है या लकुटी अरु कमरिया पे, ये ना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में यहाँ बताया गया है, श्री कृष्ण करते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, रसखान कहते हैं इस लकुटी, यानी वो जब गैया चढ़ाने जाते थे तो लाठी और कंबल लेके जाते थे, तो उसी के लिए यहाँ रसखान कहते हैं वो जो लाठी और कंबल है उस पर तीनों लोग का साम्राज्य वो तजीडारो त्याग सकते हैं, है ना। और एक और बात, 8 सीधी 9 निधि के सुख, ये बहुत बड़ा सुख जो है, नंद के गाय जो चढ़ा रहे हैं वो देख लेते तो वो पूरा का पूरा सब कुछ विसार देते। लेकिन ये जो आप लिखेंगे इसका जो तात्पर्य है, लेकिन उसके पहले ये लिखना होगा कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक जो है ना गोधूली भाग 2 के कौन शीर्षक है, वो शीर्षक का नाम लिखेंगे, और पाठ जो है शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक क्या है, लेखक का नाम रसखान है, जिन्होंने उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो वही चीज़ जो है बस उतना करके, और यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख देंगे, ये छोड़ देंगे यहाँ पर, ये इसके बदले में वो लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें कवि रसखान अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जो गाय चराने जाते हैं लाठी और कंबल लेकर, तो वो तीनों लोग के राज को त्याग कर देने की बात करते हैं। यदि वो जो है वो लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोग के राज्य को त्याग कर देने की बात करते हैं, और नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियाँ 9 निधि के सुख को त्याग करने में मुझे कष्ट नहीं होगा, वो त्याग कर सकते हैं। ये सारी बातें, इसका जो शब्दार्थ है, इसका जो अर्थ है, ये आपको बस लिखना है, और विशेष जो भी है ये बस ऊपर वाला ये लिखने के बाद सब में यही लिखना है, बस यहाँ गद्यांश पदांश, यहाँ शीर्षक का नाम,
और यहाँ लेखक या कवि का नाम लिखेंगे और पूरा का पूरा वो सब में लिखते जाएंगे। और ये थोड़ा सा यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको बस इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है उसको आप नीचे लिख देंगे, बस इतना ही। ये 2020 में ही पूछा गया है और इस बार एकदम बीएम है, इसको भी देखेंगे। इसमें बस ज़्यादा है नहीं, बस 2 हो गया और 2 4, बस इसके बाद इस 4 से ही पूछे जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि तो ये दूसरा का जहाँ देख लें, कविता जो है इसमें ये रसखान का लिखा हुआ, रसखान का लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे श्री कृष्ण की चर्चा किए हैं और जो बोले हैं कि यहाँ पर या लकुटी कमरिया पे, है ना, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि या लकुटी कमरिया पे, है ना, इसको फिर से एक बार क्लिक कर लेते हैं और देखेंगे कि कौन सा है। ये बराबर पूछा जाता है, ये बार बार पूछा गया, इसको देखेंगे ध्यान से, ये क्लियर करके देखते हैं कि कौन सा पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा है या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हो पुर के तजीडारो। लकुटी कमरिया यानी लाठी और कंबल पे ये तीनों लोगों का जो साम्राज्य है तजीडारो, ये त्याग देते हैं, ये रसखान कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि आठों सीधी नौ निधि का सुख, ये जो सुख होता है बहुत बड़ा सुख होता है कि नंद के गाय, अगर नंद बाबा की गाय चराने का जो है मिल जाता सौभाग्य, तो ये बिसार देते, ये आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख जो है ये बिसार देते। उसके बाद उनकी एक अभिलाषा है कि रसखान कबो इन आँखन सो। रसखाने कहते हैं कि यदि मैं अपनी आँखों से ब्रज के बनबाग तराग निहारों, कोटि रो कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। तो ये ब्रज के वो वृंदावन के बनबाग और तराग एक बार निहार लेते, रसखान ये कहते हैं अपनी आँखों से। और इसी का जो है ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो मतलब है इसको आप लिखेंगे नीचे में, है ना। और ऊपर में ये लिखना है कि यहाँ पे हमारे पाठ्य पुस्तक वही प्रस्तुत गद्यांश या पदांश ये सब में लिखना है, ऊपर में लिख देना है और नीचे में आपका जो है इसका पूरा का जो है ये मतलब आपको लिख देना है ना, कुछ करना है नहीं। अगला देखेंगे, ये भारत माता ग्राम वासनी क्लियर हो गया। अगला आप देखेंगे एक चीज़ और है, भारत माता ग्राम वासनी का ही एक जो है एक और है, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बस 4 देखना है, कुछ है नहीं, बस 4 में से ही रहेगा और ये आपका क्लियर हो जाएगा। व्याख्यात्मक या सप्रसंग व्याख्या, यहाँ स्वर्ण सस्य पद, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, है ना। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। इसको देखेंगे तो इसमें भी क्या करना है आपको, यही चीज़ आप जो देख रहे हैं ये लिखना है। प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत है, जिन्होंने उपयुक्त पंक्ति से माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं, यही आपको बस इतना लिख देना है। क्या कहते हैं कि ये सब छोड़ देना है आपका, है ना। और यहाँ देख लेना है आपको, बस इसको थोड़ा सा देख लेना है ये, ठीक है ना। यहाँ देखना है भारत की स्वर्णमय फसलों जो वाली धरती जो दूसरे अंग्रेजों के पहले तले रौंद दी गई है, लुंठित हो गई है। भारत का मन हृदय अत्यंत विशाल है, भारत का मन सहनशील और संवेदनशील है। यह मन अंग्रेजों की गुलामी का कुंठित हो गया है, यह मन राहु ग्रसित हो गया, राहु काल छाया हुआ है, राहु ग्रह छाने पर जो है ये मन कुंठित हो गया है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, स्वर्ण स सोने के समान जो फसलें हैं उसके बारे में, फिर भी ये हम लोग धैर्य रखे भारत माता। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। इसका जो है पूरा का पूरा आपको भावार्थ ये लिख देना है सप्रसंग व्याख्या में, और ऊपर में ये आपको लिख देना है कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गोधुली भाग 2 के क्या कौन सा शीर्षक, भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक ये कौन है, सुमित्रानंद पंत है, जिन्होंने उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कहा है। क्या कहा है वही चीज़ ये आपका लिख देना है, यहाँ पे ये बात आपको लिख देना है, इतना बस। अगला चलते हैं, देखते हैं इस पदांश का व्याख्या करना है। फिर वही बात लिखना है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ये एक यहाँ पे है 2014 में देखिए पूछा गया, 2019 में ये बराबर पूछा है। नदियों को नाला हो जाने से,
हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये चीज़ आपको देखना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि पहले आप वहीं लिखेंगे कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के ये शीर्षक जो है किस पाठ से लिया गया है। तो ये शीर्षक आप देखेंगे, इस शीर्षक को देखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि इसके लेखक कौन है, यहाँ लिख देंगे और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर देखेंगे कवि को आशंका है, उधर ऊपर का चोटर लिख लेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने बताया है कि शत्रु की तादाद बहुत, एक वृक्ष की हत्या, चूँकि वृक्ष की हत्या में ये कुंवर नारायण जी जो है बताते हैं, इसमें कुंवर नारायण जी जो बताते हैं कि हमें इस बात की आशंका है, चूँकि इस आशंका और चूँकि पहले जो है इस प्रसंग में कवि बूढ़े वृक्ष की हत्या के संबंधित बात किया है और बारह सुरक्षा के लिए कि अपनी सुरक्षा के साथ घर, शहर और देश को बचाना है। यहाँ पर क्या चीज़ बना, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना नादिरों से, देश को बचाना देश के दुश्मनों से। यही बात आपको बस लिख देना है और ऊपर में बस ये वाला रहना चाहिए, ऊपर में ये रहेगा और आगे आपको ये टोटल रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसका मतलब ये इसका जो है डाल देना है और ऊपर में वो डाल देना है। चलिए अब जो है इसको क्लियर कर लेंगे कि कवि को आशंका है कि बदलती जीवन शैली से कहीं अस्तित्व तो संकट में न पड़ जाए। यदि नदियाँ नाला के रूप में बदल जाएगी तो संस्कृति और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करेगी। यदि हवा दूषित हो जाएगा तो सृष्टि में ही खतरे में पड़ जाएगी, और यदि खाद्य पदार्थ दूषित हो गए तो हमारे स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें इन सब को बचाना होगा। अब रही बात कि आगे आपको जो है देखिए अगला एक और इसमें रहेगा, इसके बाद आपको एक लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर कर लेंगे और पूरा का पूरा याद हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और बता दें कि आपकी पढ़ाई जो है कब होगी, क्योंकि अब 100 घंटे आपको बस रह गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है, उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे इसको दिमाग में रखना है। चलिए तो ये देख लिए कि शहर को बचाना, यहाँ निम्नलिखित पदांश का सप्रसंग व्याख्या या भावार्थ होगा तब मतलब लिखेंगे, और व्याख्या पूछेगा तो ऊपर में जो ये बताए हैं इसको पहले लिख करके तब नीचे का अर्थ लिख देंगे, बस हो गया। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है। यानी कि क्या करना है आपको, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से और खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये आपको देखना है। चलिए लास्ट और ये अंतिम है, ये देखिए कितना बार पूछा गया है ना, ये कितना बार पूछा गया है। जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये बार बार पूछा जाता है, इसको देखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। चूँकि ये जो है बार बार पूछने का तात्पर्य है कि ये बीएम है ही, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, तो वो तो पहले जान ही गए हैं कि पहले क्या करना है यहाँ पर, और पहले ये लिख लेना है क्या कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के ये जनतंत्र का जन्म, वो जो अभी नीचे जो देखे हैं जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, रामधारी प्रसाद दिनकर जी, जिन्होंने उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है तो ये आप देखेंगे। बस वो नीचे वाला क्या कहा है लिख करके और बाद बाकी नीचे का लिख देंगे कि सदियों से, देखिए हम लोग उस समय गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, गुलामी के जंजीरों में जिकड़े हुए थे। उस समय हमारी आबादी थी 33 करोड़, हमारी आबादी थी 33 करोड़, और आज हम लोगों की आबादी है 133 करोड़, है ना। तो ये जो आबादी थी हमारी, है ना, ये आबादी हमारी जो आबादी थी, तो उस समय हम लोग क्या थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, यानी कहने का मतलब सदियों से हमारे ऊपर गुलाम, हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। अब हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। अब क्या है, भारत माता की बात बताए, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो है अंग्रेज़ों से
अब सिंहासन खड़ी करो कि जनता आती है। तो यहाँ तक आपको जो है ये देसी पराधीनता अब ख़त्म हो चुकी है। अब सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को जो हम लोगों को जो गुलाम बनाया हुआ है उसको खाली करने की बात कर। इस तरह से दिनकर जी कवि कहते हैं क्या कि अब सदियों की ठंडी बुझी आग सुगुआ उठी है। आज़ादी के बाद जो है भारत की मिट्टी जो है सोने का ताज बन कर इठलाती है, गर्व महसूस करती है। समय का घर घर नाद नव जागरण की आवाज़ सबको सुननी चाहिए। अब लोग रास्ता प्रशस्त कर लिए हैं, सिंहासन अब खाली करने की बात है। अब भारत की जनता राजगद्दी पर बैठेगी, यानी कि 33 करोड़ हमारी जनता है। इसमें एक और बात बोला है कि 33 कोटि सिंहासन तैयार करो, यानी कि 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। आज जो है राजा का अभिषेक नहीं होगा, किसका अभिषेक होगा? आज जनता का अभिषेक होगा। आज जो है हम लोगों का नया जनतंत्र का जन्म हुआ है। तो इसमें आपने देखा एक चीज़ और होगा, एक और इसमें पूछा है 33 कोटि सिंहासन तैयार करो, तो उस पर भी सेम सेम वही चीज़ ये वाला आप लिख करके ये वाला, और नीचे उसका बस जो अर्थ है उसको 2 या 3 लाइन में लिख देंगे, बाकी सब में यही लिखते जाएंगे। अब रही बात कि ये आपका पदांश चुन गद्यांश में से भी पूछा जाता है, लेकिन जनरली ज़्यादा का ज़्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ पदांश में से ज़्यादा ये जो है 100% 99% केवल जो है काव्य खंड यानी कि कविता में से पूछा जाता है। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बार ये पूछा जा चुका है, और इस बार भी शायद ये चांस है कि ये जो एक या देखिए 1 2 3 4 और 5 इसमें से ही रहेगा। और इसको बस एक बार इतना बस क्लियर कर लेंगे, और जो भी पूछे चाहे जो इतना बस रहेगा दिमाग में, तो उसके नीचे बस 2 लाइन वो जो भी रहेगा, ये जो रहेगा इसका 2 लाइन आप लिख देंगे। इसके बाद ये करने के बाद 2 लाइन लिख लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए तो बस इतना ही के लिए बस। अब कल जो है लाइव जो बताएंगे उसको क्लियर कर लेंगे, लाइव में उसको क्लियर कर लेंगे, और जो भी होगा उसको क्लियर करते जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आगे का जो भी होगा कल आपको मिलेगा लाइव क्लास में। चलिए तो इतना ही बस।